गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा वेव प्रोपेगेशन इन एन एनाइसोट्रॉपिक मीडियम इन एन एनाइसोट्रॉपिक मीडियम। ये है हमारा आज का टॉपिक इन एन एनाइसोट्रॉपिक मीडियम। तो अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें या एनाइसोट्रॉपिक मीडियम, तो इसके बारे में बात करें तो अब हमको पता है कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मोस्ट ऑफ द मटेरियल की दीज आर आइसोट्रॉपिक। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादातर मटेरियल्स की आइसोट्रॉपिक होती है। आइसोट्रॉपिक दैट मीन्स कि अ बीम ऑफ लाइट वो क्या कर रही है, दिस इंटरैक्ट्स with the material will be affected in same way no matter which angle the beam is directed with respect to the material। तो हमने एग्जैक्टली अभी यही लिखा कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है सारे मटेरियल की वो आइसोट्रॉपिक होती है। आइसोट्रॉपिक दैट मीन्स कि अगर मान लो कोई भी बीम ऑफ लाइट है वो इंटरेक्ट कर रही है मटेरियल के साथ, दैट मीन्स कि मटेरियल के अंदर जा रही है, वो इफेक्ट हो रही उसी तरीके से हर एक डायरेक्शन में एक ही तरीके से इंटरेक्ट होगी। भले ही जो बीम है वो मटेरियल पर जो इंसिडेंट होती है वो किसी भी डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो इफेक्ट हो रही है इन द लाइट बीम इज विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। अब अगर बात करें कि ये जो चीज़ है ये ट्रू है किसके लिए, दिस इज ऑल ट्रू फॉर गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हर एक चीज़ के लिए ये सारी की सारी चीज़ जो है वो क्या है, ट्रू है, वेदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब हमारे पास नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि एनाइसोट्रॉपिक है, ठीक है। अब एनाइसोट्रॉपिक के जो टाइप्स हैं अगर उनके बारे में बात करें तो दो टाइप्स के एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स दो टाइप के हो गए। पहला वाला एनाइसोट्रॉपिक क्या हो गया, एक यूनिएक्सियल होता है एक बाईएक्सियल। द फर्स्ट वन इज यूनिएक्सियल एंड द सेकंड वन इज बाईएक्सियल क्रिस्टल्स, ठीक है। अब इनमें क्या है, फंक्शन ऑफ सिमेट्री होती है। अब क्रिस्टल जो है जिनमें क्यूबिक सिमेट्रिक होती है सारे के सारे क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। हम बोल सकते हैं क्रिस्टल्स ऑफ क्यूबिक सिमेट्री आर आइसोट्रॉपिक। ये सारे के सारे आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। फिर ये आइसोट्रॉपिक हो गए, बट ऐसे क्रिस्टल जिनमें कि ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल सिमेट्रीज होती हैं, ये सारे के सारे यूनिएक्सियल होते हैं। दीज आर ऑल यूनिएक्सियल। अब क्रिस्टल जैसे कि मान लो कौन से हो गए, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं,
दे आर ऑलवेज बाई एक्शियल, ये सारे के सारे यूनी एक्शियल और ये होते हैं बाई एक्शियल। दैट मीन्स दे हैव टू एक्सिस जहाँ से लाइट कैन पास थ्रू। अब एक यूनी एक्शियल क्रिस्टल की अगर बात करें तो उसमें जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इसमें इन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, इन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ऑफ मटेरियल is same in every direction, हर एक डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ बीम है पासिंग थ्रू द मटेरियल इज ऑल्सो सेम। तो जो वेलोसिटी ऑफ बीम है इज ऑल्सो सेम, जो कि मटेरियल से पास हो रही है। तो अगर वेलोसिटी जो है हर एक डायरेक्शन में जो है वो सेम है तो बोल सकते हैं कि इन एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल देयर एग्जिस्ट एन ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल, जिसमें कि दो ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन होती है बीम की, ठीक है। दैट मीन्स दो डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं इन द मटेरियल, और हम बोल सकते हैं ये जो दोनों इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन हैं वो दो डिफरेंट वेलोसिटी में प्रोपेगेट होते हैं। उन इंडाइसेस की वजह से जो है दो डिफरेंट वेलोसिटीज मिलती है। अगर यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात करें तो वहाँ पर वन ओरिएंटेशन होती है क्रिस्टल की, जिसके लिए जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है और जो वेव वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ बीम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस जो है ये क्या बताती है, it is the direction of optic axis of the crystal. This tells about the direction of the axis. अगर बाईएक्सियल क्रिस्टल की बात करें तो वहाँ पर नो ओरिएंटेशन फॉर, कोई भी ऐसी ओरिएंटेशन नहीं होती जिसके लिए जो इंडेक्स है वो सेम होता है दो पोलराइजेशन के लिए। दो पोलराइजेशन के लिए इंडेक्स जो है वो सेम नहीं होता, दैट मीन्स वेलोसिटी सेम नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि हमको पता है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस ऑफ आयोटा के डॉट आर माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, के है, के जो है इट इज़ अ वेक्टर जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बताता है। इट इज़ अ वेक्टर जो कि क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बता रहा है, ठीक है। और इस k को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k इज इक्वल्स टू के एक्स एक्स कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस एंड के जेड एंड द लास्ट वन इज के कैप, एक्स जे एंड के कैप, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और r जो है, r क्या हो गया यहाँ पर, r जो है इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर। अगर r एक पोजीशन वेक्टर हो गया तो r को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज इक्वल्स टू x आयोटा प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप, ठीक है। अब हमको पता है कि जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फेज वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ k जो है वो वेलोसिटी से एसोसिएट है, और बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के लिए कि जो के एक्स के वाई के जेड, के एक्स के वाई के जेड की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, सारी की सारी सेम होती है। तो हमने अभी ये बोला कि जो एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है वो दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अब अगर हम यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात करते हैं, इफ़ वी हैव अ यूनिएक्सियल क्रिस्टल, अब हमारे पास क्या है, वी हैव अ यूनिएक्सियल क्रिस्टल। अब अगर हमारे पास यूनिएक्सियल क्रिस्टल है तो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है क्रिस्टल की, जिसमें कि जो की वेक्टर है एसोसिएटेड विद द दो और टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन वो आइडेंटिकल होती है, और जो बाकी के के वेक्टर जो है उसका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो थर्ड ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है।
और उसकी जो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर टू डायरेक्शन से, जो थर्ड जो है वो बाकी दो डायरेक्शन से डिफरेंट होती है। तो जो डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर है वो डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है? ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, वो क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस को डिफाइन करता है। अगर मान लो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एसोसिएटेड विद टू आइडेंटिकल एक्सिस इज स्मॉलर देन द थर्ड, अगर हमारे पास इफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कौन सा? एसोसिएटेड विद टू आइडेंटिकल एक्सिस, वो क्या होगी? टू आइडेंटिकल एक्सिस इज स्मॉलर देन थर्ड, इज स्मॉलर देन थर्ड। तीसरी से अगर वो छोटी है तो क्या होगा कि क्रिस्टल को हम लोग पॉजिटिव यूनिएक्सियल बोलेंगे। तो उस केस में जो क्रिस्टल है वो हो जाएगा पॉजिटिव यूनिएक्सियल, ठीक है। अगर मान लो इंडेक्स जो है ग्रेटर देन थर्ड है, अब यहां पर क्या बोला? इट इज स्मॉलर देन थर्ड। नाउ इफ इट इज, यहां पर स्मॉलर है, इफ इट इज ग्रेटर देन थर्ड, थर्ड से बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो क्रिस्टल जो है उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव यूनिएक्सियल। तो वहाँ पर जो है क्रिस्टल जो है दैट विल बी नेगेटिव यूनिएक्सियल, वहाँ पर वो नेगेटिव यूनिएक्सियल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बात की सिर्फ यूनिएक्सियल की। अगर यहाँ पर हम बाईएक्सियल की बात करें तो वहाँ पर अगर उसको प्रॉपरली ओरिएंट करें तो वहाँ पर 3 डिफरेंट ऑर्थोगोनल के वेक्टर्स हो जाएंगे। तो इन biaxial crystal it will have 3 different orthogonal, it will have 3 different orthogonal k vectors, ठीक है। k vector that means mutually perpendicular, तो 3 different k vectors। तो अगर ये है that means कि उसके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आएंगे, दैट मीन्स RI आ जाएगा, दैट मीन्स इंडाइसेस ऑफ डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन आ गए। तो कई ऑप्टिकल कंपोनेंट जो हैं वो नॉन सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज की जो का एडवांटेज लेते हैं और इस टाइप के क्रिस्टल्स का एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि यह हमको पता है कि मोमेंटम एंड वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के साथ देखा, बट फॉर फोटोन की अगर बात करें तो भी एग्जैक्टली सेम होगा, दैट इज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, टी ब्रुगलीज वेवलेंथ जो हम लोगों ने लिया था। अब यहाँ पर जो p है, p इज मोमेंटम, किसका मोमेंटम है? मोमेंटम ऑफ द फोटोन हो गया हमारे पास। अब p मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, लैम्डा इज द वेवलेंथ,
फोटोन की जो वेवलेंथ है वो। अब अगर हम लोग p के लिए सॉल्व करेंगे और लेंगे कि हमको पता है कि जो वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर k दैट इज गिवन बाय 2 पाई बाई लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट लैम्डा जो है दैट इज h अपॉन p है, तो दैट मीन्स p जो है p विल बी इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू, अब लैम्डा में सब्सटीट्यूट करो, h अपॉन लैम्डा इज 2 पाई बाई k, दैट मीन्स कि वो हो गया h k डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया। अब h अपॉन 2 पाई हमको पता है, हम रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं h क्रॉस दैट इज h अपॉन 2 पाई एंड साथ में k आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर p के बारे में देखें तो p के साथ h क्रॉस तो कांस्टेंट आ गया, k इज द वेव वेक्टर। यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि k इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो p के पास क्या हो गए, p हैव द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। अब जहाँ पर डायरेक्शन आ गई वहाँ पर बोल सकते हैं इट हैव या इट इज या इट हैव अ इट इज़ अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारा ये जो p वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू h क्रॉस कांस्टेंट हो गया, इट इज इक्वल्स टू k वेक्टर, ओके। तो कोई भी वेव जो कि इंसिडेंट हो रही है मटेरियल बाउंड्री के ऊपर, दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लाइट जो है वो एयर से क्रिस्टल के अंदर मूव कर रही है, तो देयर वी विल हैव कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ वेव, ठीक है। वो भी हमको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम भी आ जाता है। अगर मान लो बीम जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द सरफेस किसी भी मटेरियल के, तो हम उसको वेक्टर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि नॉर्मल टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या बताता है, वो दो चीज़ों के बारे में बताता है, दैट मीन्स कि जो वेक्टर कंपोनेंट है दैट विल बी अ नॉर्मल कंपोनेंट एंड द ट्रांसवर्स, दैट मीन्स कि इट विल आल्सो हैव अ पैरेलल कंपोनेंट। तो दोनों जो कंपोनेंट है कौन से, नॉर्मल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है मोमेंटम के, उसको हम लोग दैट मस्ट आल्सो बी कंजर्व्ड सेपरेटली, अलग अलग बाउंड्री पर उसको कंजर्व रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी हमने क्या बोला कि अगर मान लो इफ यू हैव अ वेव इंसिडेंट ऑन मटेरियल बाउंड्री, इंसिडेंट ऑन मटेरियल बाउंड्री, ठीक है, तो we have to consider the conservation of momentum. We have to consider the conservation of the momentum. अब देख लिया, अगर मान लो बीम जो है, बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल, बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल, एक एंगल के ऊपर इंसिडेंट है, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेक्टर कंपोनेंट्स, तो उस केस में इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेक्टर कंपोनेंट। कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा नॉर्मल टू द सरफेस और दूसरा
पैरेलल टू द सरफेस। ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वहाँ पर क्या है, दोनों के बारे में बताता है, नॉर्मल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द, और इन दोनों को सेपरेटली कंजर्व करना पड़ता है हमको। फिर जो हमारा जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है मोमेंटम का, कौन सा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम P, वो क्या है, इट मस्ट बी कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। ये जो है वो कंटिन्यूस होता है अक्रॉस द बाउंड्री, अक्रॉस द बाउंड्री। तो बोल सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी एब्रप्ट जंप या चेंज इन मीडियम अगर होता है, जब बीम मीडियम में एंटर करती है, वहाँ कोई एब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा है, ना ही कोई एब्रप्ट चेंज हो रहा है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द के में, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम में एज वेल एज इन के, एज वेल एज इन के, दोनों मोमेंटम वेक्टर में और के वेक्टर में कोई भी एब्रप्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से जो है वेव प्रोपेगेट हो रही है किसी भी एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल में। अब इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कि पोलराइजेशन रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल टू लाइट। अब हमने देखा कि प्रोपेगेशन होता है तो क्या क्या चीज़ होती है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल्स टू लाइट, ठीक है, किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर रिस्पॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो अब हमने देखा है या हमको पता है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है, हमारा जो पोलराइजेशन वेक्टर है P, ठीक है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डायपोल मूवमेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है मटेरियल में इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि how much dipole moment is induced, dipole moment per unit volume, that means कि how much dipole moment is induced, how much dipole moment is induced in response to an electric field, and electric field applied to the material, ठीक है। तो जो हमारा जो पोलराइजेशन वेक्टर P है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा पोलराइजेशन P वेक्टर, इट इज इक्वल्स टू काई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जो काई जो है वो क्या है, एक यूजफुल पैरामीटर है। अगर हम जो भी मटेरियल है, मटेरियल का रिस्पांस देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कि ऑसिलेट कर रहा है एक ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज में, और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात करें तो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻13 से 10⁻15 हर्ट्ज के बीच में आती है, ठीक है। तो अगर मान लो जो मटेरियल जो है सिमेट्रिक है, फॉर सिमेट्रिक मटेरियल्स जैसे कि ग्लास हो गया,
तो उसके लिए जो है काई जो होता है वो स्केलर हो जाता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए, फॉर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए जो हमारा काई जो है इट इज़ अ टेंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी पोलराइजेशन रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द मटेरियल टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द क्रिस्टल एक्सेस, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ टेंसर। अगर हम किसके बारे में बात करें कि अगर मान लो कोई भी एनोसोट्रॉपिक मटेरियल होता है हमारे पास, तो अब मान लो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल बढ़ाया जा रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया सिग्निफिकेंटली, तो जो नॉन लीनियर इंटरेक्शन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है विद इन द मटेरियल, कि इस तरह से कि वहाँ पर हम लोग क्या है, देयर इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, नॉन लीनियर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन है उसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं पोलराइजेशन P को एक्सप्रेस करने के लिए इन द फील्ड स्ट्रेंथ E, किस तरह से, P पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट chi1 इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस chi2 इलेक्ट्रिक फील्ड E स्क्वायर प्लस chi3 E क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पोलराइजेशन है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है टू नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, या वो किस वजह से होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम चार्जेस ऑसिलेटिंग विद इन द मीडियम, मीडियम में जितने चार्जेस जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, जो कि इंसिडेंट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और वो क्या करते हैं, दोबारा रेडिएट करते हैं और फील्ड में और एडिशन करते हैं। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ये जो इक्वेशन है उसमें, जिसमें हम लोगों ने P और E को जो है वो स्केलर क्वांटिटी में लिया है, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं लिया है, तो हम यहाँ पर जो है काई जो है, काई को हम लोग ससेप्टेबिलिटी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं, और ये सारी की सारी जो है ससेप्टेबिलिटीज आ गई। तो जो chi1 जो हो गया वो लीनियर ससेप्टेबिलिटी हो गया, chi2 chi3 जो है वो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से नॉन लीनियर ऑप्टिकल ससेप्टेबिलिटीज आ गई, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ ससेप्टेबिलिटीज आ गई। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई, ये इक्वेशन क्या है, इट इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इट इज द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हुई, इट इज द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, जिसमें कि हमने क्या एज्यूम किया है कि जो रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल है इज इंस्टेंटेनियस टू द वेरिएशन ऑफ फील्ड, ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस आता है, और रिस्पॉन्स किसकी वजह से हो रहा है, द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। और इस अजम्पशन को ट्रू मानने के लिए मीडियम जो है, मीडियम में हम मानते हैं कि वहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है और कोई भी डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है किसी भी अप्लाइड फील्ड के लिए, तो वो क्या है कि वो इस तरह से देखा जा सकता है, और वो क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज़ को जिसमें कि नॉन लीनियर मटेरियल की रिस्पॉन्स आता है टू एन अप्लाइड फील्ड, वो इस तरह से सारे के सारे पोलराइजेशन इफेक्ट को देखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू।